नमस्कार। एमटीएच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आपकी आने वाली यूपी की टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए, उसके अतिरिक्त बिहार में जो पीजीटी और टीजीटी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है, इनके लिए एमटीएच ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चला रहा है। ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारे कर्नलगंज और सलोरी ब्रांच दोनों जगह चल रहे हैं। आप हमारी इन ब्रांचेस पे, इन हमारे संस्थान पे आके आप उसकी विस्तृत जानकारी मंगा सकते हैं। लेकिन एमटीएच के साथ जुड़ के आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, ये निर्विवाद रूप से प्रमाणित। तो अभी हम इसमें प्लेटो को पढ़ा रहे हैं। प्लेटो के राज्य संबंधी विचारों को आज हमें देखना है और इसके कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे समय समय पर मिलते रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो, सारी क्लासेस आपको हमारे पेड बैच में मिलेंगे। तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और इस बैच से जुड़ के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, एमटीएस से जुड़ेंगे सिलेक्शन ले। तो शुरू करें। प्लेटो के राज्य संबंधी विचार। वास्तव में प्लेटो के राज्य संबंधी विचार स्थिर नहीं रहे। प्लेटो के राज्य संबंधी विचार जो थे, ये स्थिर नहीं थे, ये परिवर्तनशील थे, ये परिवर्तित होते रहे थे, ये स्थिर नहीं थे। प्लेटो के राज्य संबंधी विचार स्थिर नहीं थे, ये परिवर्तित होते रहे थे, परिवर्तित होते रहे। कैसे परिवर्तित होते रहे? प्लेटो के राज्य संबंधी विचार स्थिर नहीं रहे, ये परिवर्तित होते रहे। परिवर्तित कैसे हुए? हमें उसके ग्रंथों से पता चलता है कि प्लेटो के राज्य संबंधी विचार लगातार परिवर्तित। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जो विधि विहीन है, जो दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन के अधीन है, लेकिन स्टेट्समैन में आके वह विधि आधारित राज्य की चर्चा करता है। और अपने ग्रंथ द लॉज में उसने एक ऐसे राज्य की कल्पना की, एक ऐसे राज्य का स्वरूप निर्धारित किया जो कि वास्तव में मिश्रित राज्य था, जो कि विधि आधारित था, जिसमें दार्शनिक शासन का निरंकुश शासन नहीं था। ऐसे शासन की कल्पना करता है, ऐसे शासन का स्वरूप निर्धारित। तो इसके ये राज्य संबंधी विचार परिवर्तित हुए। उसके संपूर्ण जीवन काल में प्रारंभ से लेकर अंत तक ये लगातार बदलते रहे और अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ में उसने विधि आधारित राज्य की चर्चा की। यहाँ पे आप लिखेंगे रिपब्लिक ग्रंथ में, रिपब्लिक ग्रंथ में, रिपब्लिक ग्रंथ में उसने आदर्श, उसने दार्शनिक राजा के अधीन, रिपब्लिक ग्रंथ में उसने दार्शनिक राजा के अधीन राजा के अधीन विधि विहीन, विधि विहीन, दार्शनिक राजा के अधीन विधि विहीन राज्य का उल्लेख किया, राज्य का उल्लेख किया। लेकिन लेकिन अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ, अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ, अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ द लॉज में, क्या लॉज में, अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ द लॉज में उसने विधि आधारित मिश्रित राज्य, विधि आधारित, अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ द लॉज में उसने विधि आधारित मिश्रित राज्य के स्वरूप
का उल्लेख किया। उल्लेख किया। उल्लेख किया। अब आज हम पहले आदर्श राज्य को पढ़ लेंगे और उसके बाद में फिर उसके मिश्रित राज्य को भी पढ़ेंगे। इसके आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श कैसा है प्लेटो का आदर्श राज्य। और प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का उल्लेख किया, क्या आदर्श राज्य का उल्लेख करने वाला पहला व्यक्ति था वो? क्या वो पहला व्यक्ति था जिसने आदर्श राज्य का उल्लेख किया? ऐसा नहीं। प्लेटो के पहले हिप्पोडेमस ने और सेलिपस ने ऐसे आदर्श राज्य का वर्णन किया, लेकिन प्लेटो ने इस आदर्श राज्य का वर्णन बहुत ही व्यवस्थित रूप से किया। प्लेटो ने ऐसे आदर्श राज्य का वर्णन बहुत ही व्यवस्थित रूप से किया, लेकिन प्लेटो के पहले हिप्पोडेमस और सेलिपस ऐसे आदर्श राज्य का वर्णन कर चुके। आदर्श राज्य का वर्णन या राज्य का उल्लेख, आदर्श राज्य का उल्लेख प्लेटो से या प्लेटो के अतिरिक्त, प्लेटो के अतिरिक्त हिप्पोडेमस और सेलिपस ने भी किया। हिप्पोडेमस, हिप्पोडेमस और सेलिपस ने भी किया था। और सेलिपस ने भी किया था। हिप्पोडेमस और सेलिपस ने भी किया था। लेकिन प्लेटो ने इसका व्यवस्थित वर्णन किया। लेकिन लेकिन प्लेटो ने इसका व्यवस्थित वर्णन किया। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इसका विस्तृत विवरण दिया, इसकी विशेषताएं बताएं। प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता, आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या क्या? विशेषताएं, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता कौन कौन सी हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ठीक, पहली विशेषता कौन सी है? पहली विशेषता यहां से नंबर डाल लेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। पहली विशेषता है दार्शनिक राजा का शासन। पहली विशेषता है दार्शनिक राजा का शासन। दार्शनिक राजा का शासन। प्लेटो कहता है, प्लेटो ने एक बात कही थी, उसने कहा कि जब तक दार्शनिक को शासक नहीं बनाया जाएगा या शासक स्वयं आत्म संयम के द्वारा दार्शनिक नहीं बन जाएगा, तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, राज्य की समस्याओं का अंत नहीं। वो कहता है या तो दार्शनिक को शासक बना दिया जाए या राजा या शासक स्वयं ही आत्म संयम के द्वारा दार्शनिक बन जाए, तभी राज्य की समस्याओं का अंत होगा। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है इसमें इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दार्शनिक राजा का शासन। प्लेटो कहता है कि प्लेटो कहता है कि जब तक जब तक दार्शनिक शासक नहीं होंगे, जब तक दार्शनिक शासक नहीं होंगे या या शासक स्वयं
आत्म संयम द्वारा दार्शनिक नहीं बन जाएंगे, तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, बुराइयों का अंत नहीं होगा, तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। वो कह रहा है जब तक दार्शनिक को शासक ना बना दिया जाए या शासक स्वयं आत्म संयम के द्वारा दार्शनिक ना बन जाए, तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। दूसरी विशेषता क्या ये बताता है? दूसरी विशेषता बताता है निरंकुश शासन। निरंकुश शासन, निरंकुश शासन, आदर्श राज्य जो होता है उस आदर्श राज्य में निरंकुश शासन होता है। क्यों निरंकुश शासन होता है? क्योंकि यह विधि विहीन होता है। प्लेटो का आदर्श राज्य या प्लेटो के आदर्श राज्य में निरंकुश शासन होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में, प्लेटो के आदर्श राज्य में निरंकुश शासन होता है। निरंकुश शासन होता है। निरंकुश शासन होता है क्योंकि आदर्श राज्य विधि विहीन होता है। क्योंकि आदर्श राज्य विधि विहीन होता है। विधि विहीन होता है। विधि विहीन, क्योंकि आदर्श राज्य विधि विहीन होता है। क्योंकि आदर्श राज्य विधि विहीन होता है। वो कह रहा है कि इस आदर्श राज्य में कानून का शासन नहीं होता है। यहाँ पे दार्शनिक राजा का निरंकुश शासन होता है। राजा जो कहता है वही कानून मान लिया जाता है। तो यह वास्तव में निरंकुश शासन होता है। लेकिन आगे और कहता है अरस्तु कि प्लेटो कहता है कि यह निरंकुशता असीमित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि राजा पर नैतिकता के बंधन होते हैं। अगली विशेषता क्या है? निरंकुशता असीमित नहीं होती। निरंकुशता असीमित नहीं होती। असीमित नहीं होती। निरंकुशता असीमित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि निरंकुशता असीमित नहीं होती। क्योंकि को अंडरलाइन करना चाहिए। इससे क्या रहता है कि इसके पहले जो कुछ लिखा है उसका कारण इसके बाद लिखा रहता है। तो यह इसके बाद जो कुछ लिखा जाता है वो इसका कारण होता है जो इसके पहले है। ऐसे प्रश्नों का उपयोग इस तरह से लिखने पर हम कथन कारण के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो निरंकुशता असीमित नहीं होती क्योंकि शासक पर नैतिकता के बंधन होते हैं। शासक पर नैतिकता के बंधन होते हैं। कह रहा है शासक नैतिकता से बंधा होता है। शासक पर नैतिकता के बंधन होते हैं, इसलिए यह शासन निरंकुश होते हुए भी निरंकुशता असीमित नहीं होती। शासक पर निरंकुशता नैतिकता के बंधन होते हैं। ठीक? अब वो कहता है कि यह शासन सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। क्यों सर्वश्रेष्ठ शासन होता है? वो कह रहा है कि यह शासन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होता है। कैसे सर्वश्रेष्ठ होता है? क्यों होता है? अगली विशेषता क्या रहती है? सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। सर्वश्रेष्ठ शासन, सर्वश्रेष्ठ शासन कैसे कैसे सर्वश्रेष्ठ शासन होता है? इसके दो कारण बताए उसने। पहला कारण कि राजा जो है वो वास्तव में शिक्षा के द्वारा वह और नैतिकता के द्वारा उसमें श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण विद्यमान हो गए। तो राजा में या शासक में श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण विद्यमान होते हैं, इसीलिए वह निरंतर सत्य का अन्वेषण करता रहता है।
वह सत्य का अन्वेषण करता है और उसी सत्य के द्वारा राजकाज चलाता है। तो इसमें एक सर्वश्रेष्ठ शासन होने का एक कारण क्या है कि राजा में या शासक में श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण होते हैं या उसके गुण होते हैं, इसलिए वो निरंतर सत्य का अन्वेषण करता रहता है। दूसरी बात क्या है, वह अपने हित और प्रजा के हित में तादात्म्य कर लेता है, एकाकार कर लेता है। राजा या शासक अपने हितों को अलग नहीं करता अपनी प्रजा के हितों से, वो अपने हित और प्रजा के हितों को बिल्कुल एकाकार कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है और वह हमेशा प्रजा के कल्याण में ही कार्य करता है, हमेशा प्रजा के कल्याण में कार्य करता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा और उसकी प्रजा के बीच के संबंध उसी तरह से हैं जैसे माँ और बच्चे के संबंध होते हैं। माँ अपने बच्चे के हित से अपने हितों को एकाकार कर लेती है, माँ के लिए बच्चे के हित के अतिरिक्त और कुछ हित नहीं होता। इसी तरह से प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, वो दार्शनिक राजा अपने हित और अपनी प्रजा के हितों में तादात्म्य कर लेता है, बिल्कुल एकाकार कर लेता है और उसका परिणाम क्या होता है, वो हमेशा प्रजा के कल्याण में लगा रहता है। तो यह सर्वश्रेष्ठ शासन होता है क्योंकि पहला कारण क्या है, शासक में शासक में श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण होते हैं, शासक में श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण होते हैं, श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण होते हैं, शासक में श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण होते हैं तथा तथा वह तथा तथा वह निरंतर सत्य का अन्वेषण करता रहता है, तथा वह निरंतर सत्य का अन्वेषण करता रहता है, सत्य का अन्वेषण करता रहता है, करता रहता है तथा वह निरंतर सत्य का अन्वेषण करता रहता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा, हाँ, दूसरा क्या है, शासक अपने हित और प्रजा के हित को में तादात्म्य कर लेता है। शासक शासक अपने हित और प्रजा के हित में, अपने हित और प्रजा के हित में, प्रजा के हित में तादात्म्य कर लेता है, तादात्म्य तादात्म्य कर लेता है और लेता है और लगातार लगातार प्रजा के कल्याण में रत रहता है, लगातार प्रजा के कल्याण में रत रहता है या लगा रहता है, लगातार प्रजा के कल्याण में रत रहता है, रत रहता है या लगा रहता है। ये इसलिए यह श्रेष्ठ शासन है। वो कहता है कि ये श्रेष्ठ शासन इसीलिए है क्योंकि इसमें वह अपने हित और प्रजा के हित में लगातार काम करता रहता है। अगला अगली विशेषता क्या है, चार हो गया है। पांचवी विशेषता, पांचवी विशेषता क्या है, पांचवी विशेषता है ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होता है, ऐसा राज्य, ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होता है, ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होता है। कैसे पता चलता है कि यह न्याय पर आधारित है, ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होता है। क्यों आधारित होता है, कैसे पता चलता है, क्योंकि ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे राज्य में क्या रहता है कि हर व्यक्ति और हर वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करता है और जब अपने कर्तव्यों का पालन करता है यही न्याय है। पिछली क्लासेस में हमने इसको पढ़ाया है, हमने इसको पूरा समझा दिया है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, जब व्यक्ति और वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें तो यही न्याय है। तो कह रहा है ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपने, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपने
निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। कर्तव्यों का पालन करता है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। उससे एक बात स्पष्ट होती है कि यह राज्य जो है वास्तव में न्याय पर आधारित है और यह राज्य नैतिकता पर आधारित होता है। अगली विशेषता क्या रहेगी? ऐसा राज्य नैतिकता पर आधारित होता है। ऐसा राज्य नैतिकता पर आधारित होता है। ऐसा राज्य नैतिकता पर आधारित होता। क्यों आधारित है नैतिकता पे? कैसे पता चलता है कि नैतिकता पर आधारित है? क्योंकि प्रत्येक वर्ग नैतिकता के आधार पे अपने कर्तव्यों का पालन करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग नैतिकता के आधार पर नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा राज्य वास्तव में नैतिकता पर आधारित होता है। अब आगे एक बात और आती है कि इसकी विशेषताएं भी और है। ऐसा राज्य वास्तव में विशेषीकरण पर आधारित, ऐसा राज्य जो होता है वह विशेषीकरण पर आधारित होता है। कैसे विशेषीकरण पे आधारित है? ऐसा राज्य विशेषीकरण पर आधारित होता है। ऐसा राज्य विशेषीकरण पर आधारित होता है। ऐसा राज्य विशेषीकरण पर आधारित होता है। कैसे पता चलता है कि ऐसा राज्य विशेषीकरण पर आधारित है? क्योंकि एक व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्यों को करता है, अर्थात एक व्यक्ति एक ही वर्ग में शामिल होता है और एक वर्ग एक ही कार्य में विशेषज्ञ होता है। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रधान गुण या प्रधान लक्षण के आधार पर प्रधान गुण या प्रधान लक्षण के आधार पर केवल एक ही प्रकार के कार्यों को करता है और जिस प्रकार के कार्यों को करेगा उसका विशेषज्ञ होगा। इसको हमने न्याय सिद्धांत में खूब विस्तार से इसको बताया है, आप उसको देख सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं। ऐसा आदर्श राज्य जो है इसमें राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था होती है। ऐसे राज्य में साम्यवाद होता है, ये भी उसने विशेषता बताई। क्या क्या है? ऐसे राज्य में राज्य की आवश्यकताओं ऐसे राज्य में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे राज्य में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था होती है। इस पर भी हमने पूरा विस्तार से बताया है। शिक्षा व्यवस्था होती है।
और एक और विशेषता होती है, वो क्या होती है? अगली विशेषता वो कौन सी है कि ऐसे राज्य में साम्यवाद पाया जाता है। कैसा? संपत्ति और परिवार का। ऐसे राज्य में या ऐसे राज्य में, ऐसे राज्य में लिखा जाएगा, ऐसे राज्य में, ऐसे राज्य में, ऐसे राज्य में संपत्ति और परिवार का साम्यवाद पाया जाता है। ऐसे राज्य में संपत्ति और परिवार का साम्यवाद पाया जाता है। परिवार का साम्यवाद पाया जाता है। संपत्ति और परिवार का साम्यवाद पाया जाता है। ऐसे राज्य में संपत्ति और परिवार का साम्यवाद पाया जाता है। ये इस राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस तरह का राज्य वास्तव में कैसा है? ये उसकी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं से एक बात निकल के आती है कि ये जो राज्य का स्वरूप है ये सर्वाधिकारवादी है। क्यों सर्वाधिकारवादी है? क्योंकि प्लेटो का आदर्श राज्य में राज्य व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। ये इसकी एक और विशेषता क्या हो जाती है? ऐसा राज्य, ऐसा राज्य, ऐसा राज्य सर्वाधिकारवादी, ऐसा राज्य सर्वाधिकारवादी, ऐसा राज्य सर्वाधिकारवादी स्वरूप का होता है। सर्वाधिकारवादी स्वरूप का होता है। ऐसा राज्य सर्वाधिकारवादी स्वरूप का होता है क्योंकि यह 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 जीवन के जीवन के प्रत्येक पक्ष को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। प्रत्येक पक्ष को, आर्थिक, सामाजिक, प्रत्येक पक्ष को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जीवन के प्रत्येक पक्ष को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, का प्रयास प्रयास करता है। जीवन के प्रत्येक पक्ष को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ये प्लेटो का आदर्श राज्य है। प्लेटो के आदर्श राज्य की ये विशेषताएं हैं। अब इस आदर्श राज्य की कुछ आलोचना भी हुई है, कुछ आलोचना भी हुई है इसकी, है ना? तो इसकी आलोचना कई लोगों ने की। अरस्तु ने की। अरस्तु ने कहा कि ऐसा दार्शनिक राजा मिलना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा आदर्श राज्य भी संभव नहीं है। लॉर्ड एक्टन कहता है सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता उसे पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। और प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को असीमित शक्तियां सौंप के निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कार्ल पापर तो और आलोचना करता है। कार्ल पापर ने अपना एक ग्रंथ लिखा था, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। उसमें वो लिखता है, कहता है कि प्लेटो वास्तव में स्वयं को दार्शनिक राजा समझता है। कार्ल पापर कहता है कि ये दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक ग्रंथ राज सत्ता में उसकी दावेदारी। तो इसकी आलोचना देख लें। इसकी आलोचना कहाँ कहाँ हुई है? आलोचना प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना, आलोचना किसने किसने की है और क्या क्या की है? मुख्य रूप से तीन लोगों की आलोचना देख लें हम। कौन कौन है? एक अरस्तु, एक है अरस्तु, अरस्तु ने आलोचना की है। दूसरे कौन है? लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन। और तीसरे कौन है? कार्ल पापर, कार्ल पापर, कार्ल पापर, ठीक, कार्ल पापर। अरस्तु क्या कह रहा है? कहता है कि ऐसा दार्शनिक राजा मिलना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा आदर्श राज्य ही बनना संभव नहीं है। वो कहता है कि ऐसा आदर्शवादी शासक मिलेगा ही नहीं कि जो शिक्षा प्राप्त करे, 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करे, विवाह नहीं करे, संपत्ति नहीं रखे और फिर अपना संपूर्ण जीवन राज्य और उसकी प्रजा के लिए लगा दे, न्यौछावर कर दे और उसके बाद भी निरंकुश ना हो और वह केवल प्रजा के कल्याण में कार्य करे। ऐसा आदर्श राजा मिलना, ऐसा शासक मिलना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसा आदर्श राज्य बनना भी संभव नहीं है। अरस्तु कहता है कि ऐसा ऐसा आदर्श राज्य मिलना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसा आदर्श राज्य बनना भी संभव नहीं है। अरस्तु कहता है कि ऐसा आदर्श राज्य बनना भी संभव नहीं है, इसीलिए ऐसा आदर्श राज्य बनना भी संभव नहीं है। अरस्तु कहता है कि ऐसा आदर्श राज्य मिलना संभव नहीं है, ऐसा
दार्शनिक शासक मिलना संभव नहीं है। ऐसा दार्शनिक शासक मिलना संभव नहीं है। ऐसा दार्शनिक शासक मिलना संभव नहीं है। संभव नहीं है। इसीलिए 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 ऐसा आदर्श राज्य इसीलिए ऐसा आदर्श राज्य होना भी संभव नहीं है। यह ऐसा आदर्श राज्य बनना भी संभव नहीं है। ऐसा आदर्श राज्य बनना भी संभव नहीं है। बनना भी संभव नहीं है। संभव नहीं है। ये बात किसने कही? ये बात कही अरस्तु ने। उसने कहा कि ऐसा दार्शनिक शासक ही नहीं मिलेगा तो ऐसा आदर्श राज्य बनेगा ही नहीं। दूसरी आलोचना किसने की? लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन कहता है सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है। भ्रष्ट करती है तथा तथा निरंकुश सत्ता उसे पूर्णतः भ्रष्ट करती है। निरंकुश सत्ता उसे पूर्णतः भ्रष्ट करती है। पूर्णतः भ्रष्ट करती है। निरंकुश सत्ता उसे पूर्णतः भ्रष्ट करती है। ये कहता है कि सत्ता वास्तव में मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। आगे ये कहता है कि प्लेटो दार्शनिक राजा को असीमित शक्तियां सौंपकर निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये क्या कहता है लॉर्ड एक्टन? आगे क्या कहता है? कहता है प्लेटो ये कहता है प्लेटो दार्शनिक राजा को प्लेटो दार्शनिक राजा को असीमित शक्तियां सौंपकर असीमित असीमित शक्तियां सौंपकर असीमित शक्तियां सौंपकर निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्रशस्त कर रहा है। निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां सौंपकर निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये किसने कहा? लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन ने इसकी आलोचना करते हुए कार्ल पॉपर क्या कहते हैं? कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये जो प्लेटो है ये स्वयं को दार्शनिक राजा समझ रहा है और रिपब्लिक ग्रंथ जो है रिपब्लिक ग्रंथ सत्ता में इसकी दावेदारी को अभिव्यक्त करता है। वो कहता है कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है। स्वयं को दार्शनिक राजा समझता है। कार्ल पॉपर ने आलोचना की। इसने क्या कहा? कहता है दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है। दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है। प्लेटो स्वयं है। कहता है दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है तथा तथा रिपब्लिक ग्रंथ सत्ता में उसकी दावेदारी है। सत्ता में उसकी दावेदारी है तथा रिपब्लिक ग्रंथ सत्ता में उसकी दावेदारी है। ये कौन कह रहा है? ये कार्ल पॉपर कह रहा है। तो इन तीनों विद्वानों ने इसकी आलोचना की और विद्वानों ने भी आलोचना की है, लेकिन मुख्य रूप से आपकी परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हमने देखा। अब एक बात आती है कि प्लेटो के इस आदर्श राज्य की आलोचना भी हुई और प्लेटो को खुद भी अपने जीवन में लग गया कि ऐसा आदर्श राज्य और ऐसा दार्शनिक राजा मिलना संभव नहीं है। ऐसा आदर्श राज्य बनना उसको अपने जीवन में ये समझ में आ गया। पूरी तरह से वो इस बात को समझ गया कि ऐसा दार्शनिक शासक मिलना संभव ही नहीं। और दूसरी बात है इसीलिए ऐसा आदर्श राज्य बनना संभव नहीं।
एक बात और उसे समझ में आ गई कि एक ही तरह की शासन प्रणाली पर बहुत अधिक जोर देने से उसका नुकसान क्या होगा, राज्य का पतन होगा। इसीलिए उसने अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ अर्थात लास्ट में एक ऐसे राज्य की कल्पना की, एक ऐसे राज्य के स्वरूप की चर्चा की जो वास्तव में विधि आधारित है और जो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की श्रेष्ठ गुणों से मिश्रित है, श्रेष्ठ गुणों को अपने में समाहित करता है। ऐसे राज्य को उसने कहा मिश्रित राज्य। प्लेटो का मिश्रित राज्य, इसे ही उपादर्श राज्य भी कहा जाता है, इसे ही यथार्थवादी राज्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसको भी हम समझ लें यहीं पे। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, प्लेटो का, अब उसके बाद में इसको 3 भागों में बांट दें। प्लेटो का प्लेटो का प्लेटो का यहाँ लिख दें मिश्रित राज्य या उप आदर्श राज्य या यथार्थवादी राज्य या यथार्थवादी राज्य। ठीक, इसी को 3 अलग अलग नामों से जाना है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है कि ये, इसी को मिश्रित राज्य भी कहा जाता है, इसी को उपादर्श राज्य भी कहा जाता है, इसको यथार्थवादी राज्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको भी जरा समझ लीजिए आप। मिश्रित राज्य क्यों कहा जाता है, मिश्रित राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के श्रेष्ठ लक्षण विद्यमान थे, श्रेष्ठ लक्षण विद्यमान थे। इस राज्य में, इस आदर्श राज्य में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों शासन प्रणालियों के मिश्रित के लक्षण, श्रेष्ठ लक्षण विद्यमान थे। इसीलिए इसे मिश्रित राज्य कहा जाता है। कभी आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसे उपादर्श राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने आदर्श राज्य के आदर्शों को त्याग दिया, लेकिन उसके बाद भी इसने राज्य के कुछ आदर्श निर्धारित। क्यों कहा जाता है ये उपादर्श राज्य, उपादर्श राज्य, उपादर्श राज्य क्यों है, क्योंकि क्यों उपादर्श राज्य है, क्योंकि उपादर्श राज्य ये है, क्यों है उपादर्श राज्य, क्योंकि इसमें इसमें आदर्श राज्य के आदर्शों को त्यागा गया, वो त्याग दिया गया, लेकिन कुछ अन्य आदर्श निर्धारित किए गए, कुछ अन्य आदर्श निर्धारित किए गए, कुछ आदर्श तो निर्धारित थे, कुछ अन्य आदर्श निर्धारित किए गए। प्लेटो आदर्शवादी चिंतक है, वो कुछ ना कुछ आदर्श तो निर्धारित करेगा ही, अभी आगे इसको समझेंगे भी हम। ठीक, तो कुछ आदर्श हैं इससे निर्धारित किए गए। इसे यथार्थवादी राज्य भी कहा जाता है, इसे यथार्थवादी राज्य भी कहते हैं, यथार्थवादी राज्य कहते हैं। क्यों कहते हैं यथार्थवादी राज्य, क्यों कहते हैं इसको कि यथार्थवादी राज्य है, क्योंकि यह विधि आधारित राज्य, क्योंकि यह विधि आधारित राज्य था, क्योंकि यह विधि आधारित राज्य था, इसीलिए यथार्थवादी राज्य है, क्योंकि ये विधि आधारित राज्य है,
इसलिए यह यथार्थवादी राज्य भी कहलाता है। इसलिए एक बात ध्यान दीजिए कि इसके जो आदर्श हैं, कुछ आदर्श तो उसने निर्धारित किए ही, लेकिन उसने आदर्श राज्य के उन आदर्शों को छोड़ दिया जिनको पाना संभव नहीं था। तो इसके कई नाम हैं, क्यों है इसको भी समझा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि प्लेटो ने इस आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या, उपादर्श राज्य की, प्लेटो के उपादर्श राज्य या मिश्रित राज्य, प्लेटो के मिश्रित राज्य की विशेषताएं, मिश्रित राज्य की विशेषताएं क्या कहते हैं, विशेषताएं क्या कहते हैं, प्लेटो के मिश्रित राज्य की विशेषताएं क्या कहते हैं। हाँ, एक एक करके इन सब पे चर्चा कर लें हम, यहीं पे ऐसे ही इसी रेखा चित्र में ही आ जाएगा। तो इसके मिश्रित राज्य की विशेषताएं क्या क्या थी, इसमें सबसे पहले अवस्थिति। अवस्थिति क्या थी इसकी, अवस्थिति, प्लेटो ने अपने पूरे जीवन में एथेंस को पराजित होते हुए देखा। उसने देखा था कि वह स्पार्टा से पराजित हो जाता है, इसीलिए प्लेटो कहता है कि राज्य ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जो पहाड़ियों से घिरा हो, जहां पे आने जाने के रास्ते बहुत अधिक अच्छे ना हों। ये पहाड़ियों के मध्य घिरा रहेगा तो यहाँ पर दुश्मन नहीं आ पाएगा, शत्रु यहाँ पर आ नहीं सकता है। तो अब स्थिति कहाँ होनी चाहिए उसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार राज्य पहाड़ियों से घिरा, पहाड़ियों से घिरा हो तथा पहुंचने के रास्ते दुर्गम हूँ, पहुंचने के रास्ते दुर्गम हूँ, पहुंचने के रास्ते दुर्गम हूँ। आपसे पीजीटी में तो केवल इतनी विशेषता पूछी जाएगी, लेकिन पीजीटी की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में ये इसका कारण भी पूछा जा सकता है कि वह राज्य को क्यों पहाड़ियों से घिरा बनाना चाहता है, क्यों चाहता है कि राज्य पहाड़ियों से घिरा हो और दुर्गम रास्ते हो पहुंचने के, क्योंकि इससे वह राज्य को सुरक्षित महसूस करता है। वो राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा करता है। वो कहता है कि राज्य सुरक्षित रहेगा, शत्रु इस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठीक, जनसंख्या, जनसंख्या कितनी निर्धारित कर रहा है वो, कहता है इस आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कहता है जनसंख्या 5040 हो, 5040 हो, लेकिन किसकी, लेकिन नागरिकों की, लेकिन नागरिकों की, नागरिकों की, नागरिकों की जनसंख्या 5040 हो, ना कि टोटल 5040 लोग की रहे। ये ध्यान रखना है आपको, 5040 नागरिक होंगे। वो कहता है नागरिकों की जनसंख्या 5040 होगी, लेकिन नागरिकों के अतिरिक्त भी अन्य लोग रह सकते हैं यहाँ पे, विदेशी रहेंगे, दास रहेंगे, अन्य वर्ग रहेंगे जो नागरिक नहीं होंगे लेकिन वे राज्य में रहते हैं, वो इनके अतिरिक्त। अब अगला वो कहता है शासन व्यवस्था कैसी होगी, कहता है शासन व्यवस्था इसमें कैसी रहेगी, शासन व्यवस्था। हाँ, उसने क्या कहा कि शासन व्यवस्था कैसी रहेगी, वो कहता है शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसने कहा कि 360 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होगी, कहता है 360 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद होगी, 360 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होगी जो कि 30-30 सदस्यों के 12 समूह में विभाजित होगी, 12 समूहों में विभाजित होगी, में विभाजित होगी, 30-30 सदस्यों के 12 समूहों में विभाजित होगी तथा एक एक समूह एक एक माह तक शासन करेगा, एक एक माह तक शासन करेगा, एक एक समूह एक एक
माह तक शासन करेगा, माह तक शासन करेगा। ऐसी रहेगी वहां की पूरी शासन व्यवस्था। कह रहा है कि ये शासन व्यवस्था ऐसी रहेगी कि 360 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होगी और वो 30-30 सदस्यों के 12 समूहों में विभाजित होगी। एक एक समूह एक एक माह तक शासन करेगा। अगले महीने में अगली समिति शासन। आगे इसके बाद में संपत्ति पर क्या ये बात कर रहा है, संपत्ति पे ये क्या कहता है, संपत्ति के संदर्भ में क्या कहता है, कहता है कि संपत्ति के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण भूमि, राज्य की संपूर्ण भूमि सभी 5040 लोगों में या 5040 नागरिकों में समान रूप से विभाजित होगी, समान रूप से विभाजित होगी। इस तरह से क्या देख रहे हैं आप, विभाजित होगी, ये विभाजित होगी संपूर्ण। हाँ, ये 5040 जो नागरिक होंगे इनमें ये विभाजित होगी। और आगे ये क्या कहता है कि परिवार का साम्यवाद नहीं होगा और संपत्ति का साम्यवाद नहीं होगा। संपत्ति के बारे में ये क्या क्या कह रहा है, इसका मतलब है ये क्या कहता है, भू संपत्ति का समान वितरण होगा, भू संपत्ति का समान वितरण होगा, समान वितरण, समान वितरण होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, विधि का शासन होगा। ये बात इसने एक बात और इसने कह दी थी ना, विधि का शासन होगा, इसने कह दिया था विधि का शासन होगा। इस व्यवस्था में क्या रहेगा, विधि का शासन रहेगा। कहता है यहाँ पर विधि का शासन होगा, विधि का शासन होगा, विधि का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। इस बात को इसने यहाँ पे मान लिया कि विधि का शासन होगा। और ये कहता है, एक बात और कहता है कि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद नहीं होगा, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद नहीं होगा, का साम्यवाद नहीं होगा, अर्थात साम्यवाद नहीं होगा। इसका मतलब है कि हर वर्ग विवाह कर सकता है, अपना परिवार बसा सकता है। तो ये तो प्लेटो के उप आदर्श राज्य या मिश्रित राज्य की विशेषता है। इस तरह से हमने आज की क्लास में क्या देखा कि प्लेटो के राज्य संबंधी विचार लगातार परिवर्तित होते रहे। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में विधि विहीन आदर्श राज्य का उल्लेख किया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ द लॉज में विधि के शासन की बात की और उसने उस राज्य की ये विशेषताएं बताई, कहा कि राज्य का स्वरूप इस तरह का होगा। अब अगली क्लास में हमें प्लेटो पे पढ़ना रहेगा, क्या प्लेटो फांसीवादी है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन वो क्लास पेड बैच के लिए ही रहेगी, वो क्लास पब्लिक नहीं होगी, वो क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, वो क्लास आपकी पब्लिक नहीं होगी, वो पेड बैच के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। ये क्लास पेड बैच के विद्यार्थियों के लिए भी है और ये पब्लिक भी है। इसलिए आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप MTH के इस पेड बैच को ज्वाइन कर लें। ये TGT, PGT, बिहार PGT और TGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी के लिए हम राजनीति विज्ञान और भूगोल में बैच संचालित कर रहे हैं। उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करें। चलिए अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मूल मंत्र के साथ ही MTS से जुड़ेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।